उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 15वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शौभिक पालित। शाम का समय था। साक्षी अपने कमरे में लेटी हुई किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जैसे अपने आप से बात कर रही हो। भाई भी अपनी जगह ठीक है। जयदेव ने 7 दिन कहे थे और आज 5 दिन हो गए, फिर भी अभी तक उसके हाथ एक भी सुराग नहीं लगा जिससे यह साबित होता हो कि रॉकी बेगुनाह है। पता नहीं कौन है वो शख्स जो ये सब कर रहा है, जिसने पापा का खून करके रॉकी को फंसा दिया। तभी उसका फोन बजने लगा। साक्षी ने देखा फोन जयदेव का आ रहा था। उसने कॉल रिसीव की। हाँ जयदेव सर, बोलो, कोई काम था? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। ठीक है, मैं अभी आ रही हूं, आधे घंटे में। साक्षी ने फोन काट दिया। आधे घंटे बाद साक्षी व जयदेव दोनों एक कार में बैठे हुए थे। जयदेव बोला, मुझे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोस्तों से मिलना पड़ेगा, शायद कोई काम की जानकारी मिल जाए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं सर? पापा के कॉलेज के दोस्त पता नहीं अब पापा को जानते होंगे या नहीं। उन्हें याद भी होगा कि कोई अशोक नंदा कभी कॉलेज में पढ़ता था या नहीं। और उनसे बात करके मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, बल्कि उल्टा हमारा समय खराब होगा। मेरी बात मानो तो चलो, अभी हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। आप ठीक कह रही हैं साक्षी जी, पर बात यह है कि हमें कोई दुश्मन वर्तमान में नजर नहीं आ रहा। यानी आज उनका कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा, पर अब यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि पास्ट में तुम्हारे पापा के साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी हो जिसे उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया हो। कुछ ऐसा हो जिसका आज से लेना देना हो। इतनी सालों पुरानी कोई घटना का आज से क्या लेना देना होगा भला? अगर किसी को पापा से कोई दुश्मनी निकालनी होगी तो वो कई साल पहले ही निकाल चुका होता ना। इतने साल बाद वो व्यक्ति अपना बदला लेता। साक्षी ने अचानक से ब्रेक मार दिए। दोनों का सिर विंड स्क्रीन पर लगता, मगर दोनों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी। साक्षी क्या कर रही हो? जयदेव चीखा। साक्षी घबराई हुई सी बोली, वो सामने देखो। कोई 12-13 वर्ष की लड़की सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। साक्षी ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और बाहर सड़क की तरफ भागी। जयदेव ने साक्षी को रोकने की कोशिश की, पर साक्षी ने जैसे उसकी आवाज सुनी ही नहीं। जयदेव ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और सड़क पर भागा। साक्षी जैसे ही लड़की से 10 कदम दूर रह गई थी कि छोटी लड़की उठी। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसने साक्षी पर कई फायर कर दिए। तभी सही समय पर जयदेव ने साक्षी को धक्का ना दिया होता तो वो कब की भगवान को प्यारी हो गई होती। दोनों सड़क पर नीचे गिर गए। जयदेव ने उठकर जैसे ही लड़की को पकड़ने की कोशिश की, पर लड़की सड़क पर दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जयदेव चिल्लाया, मैंने तुम्हें रोकना चाहा, पर तुम एकदम पागल निकली। अगर मुझे 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो तुम्हारी लाश इस सड़क पर पड़ी होती। हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कदम कदम पर मौत से हमारा आमना सामना होगा। मुझे माफ कर दो जयदेव सर, मैं भावना में बह गई थी। मुझे लगा कि एक छोटी बच्ची सड़क पर घायल पड़ी है। मैंने सोचा इसकी मदद की जाए, पर वो छोटी लड़की मुझे जान से मारना चाहती थी। कोई कैसे सोच सकता है कि इतनी छोटी लड़की कैसे पिस्तौल चला सकती है? मुझे माफ कर दो साक्षी, मैं भूल गया कि इंसानियत नाम की भी कोई चीज दुनिया में होती है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो तुमने किया, उस लड़की की मदद ही करता। दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। अगले ही पल जयदेव की नजर साक्षी की कोहनी पर गई। वहां से खून बह रहा था। साक्षी, तुम्हें चोट लगी है, देखो कितना खून बह रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों कार में बैठकर सीधा डॉक्टर के पास गए और मरहम पट्टी कराई। फिर जयदेव ने साक्षी को आराम करने के लिए कहा और अपने घर पर चला आया। जयदेव को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। वो जैसे ही अपने घर गया तो दरवाजे पर ताला नहीं था। एक बार तो वो चौंका जरूर, पर अपने आप को संभालते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। इस समय उसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। आहिस्ता आहिस्ता से कमरे में चल रहा था कि अंदर वाले व्यक्ति को उसके कदमों की आहट का पता न चले। वो रसोई के पास छुपकर देखने लगा कि सारा माजरा आखिर क्या चल रहा है। कमरे के अंदर एक नकाबपोश कमरे की तलाशी में जुटा हुआ था। सारी दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में था। जयदेव ने रिवॉल्वर से उसे कवर किया और बोला, अरे यार, मुझसे पूछ लेते वो डायरी मैंने अपने कमरे में कहां रखी थी। अरे मैं तो भूल गया कि तुम्हारे पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। चलो लिखो।
नकाबपोश हल्का सा हिला ही था कि जयदेव ने गोली चला दी, जो सीधे उसके कंधे के बिल्कुल ऊपर से गुजरी। अगर 1 इंच भी गोली नीचे चली होती तो गोली सीधा नकाबपोश के कंधे में लगती। अरे भाई, ये मत सोचिए कि ये मेरा पहला मर्डर केस है तो मुझे गोली चलानी नहीं आती होगी। बेटा, मैंने गोली जानबूझकर तेरे कंधे के 1 इंच ऊपर से मारी है, समझा? अब जल्दी से अपने चेहरे से ये घूंघट हटा और अपना प्यारा मुखड़ा दिखा। नकाबपोश खामोश खड़ा रहा। उसने कोई हरकत नहीं की, बस जयदेव को घूरता रहा। अरे भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुंह दिखाई तो करनी होगी, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। जयदेव रिवॉल्वर की तरफ इशारा करते हुए बोला। नकाबपोश को आखिरकार मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसने नकाब उतारने का क्रम किया, वैसे ही जयदेव के दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी शमशान में होती है। जयदेव ये सोच रहा था कि चेहरे के पीछे कौन है, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होता जा रहा था। नकाबपोश ने नकाब को लगभग आधा हटा दिया था। उसके होठ चमक रहे थे। काफी धीरे धीरे नकाबपोश ये काम कर रहा था। जयदेव अपनी कामयाबी पर फूले नहीं समा रहा था, जैसे उसके दिल की सारी ख्वाहिश एकदम से भगवान ने पूरी कर दी हो। अचानक कमरे की लाइट चली गई और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। जयदेव बौखला गया, क्योंकि कमरे में एकदम अंधेरा होने के कारण वो दरवाजे की तरफ भागा कि नकाबपोश से टकराया। दोनों में हाथापाई हो गई, पर अंधेरे के कारण दोनों को एक दूसरे के ऊपर काबू पाने में काफी दिक्कत आ रही थी। पूरे वातावरण में एक महकती हुई खुशबू फैल गई। जयदेव कुछ समझ पाया। उसने अपना सिर घूमता महसूस हुआ। अगले ही पल वो फर्श पर गिर पड़ा। वो जान चुका था कि हाथ में आया शिकार उसके हाथ से निकल चुका है। जयदेव की आंखें बंद हो गईं।